नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनाव जो विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव से पहले जो 4 महीने बाद होना है, उस चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो चलाकर मतदाताओं की पहचान करने और वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम कर रहा है चुनाव आयोग। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ही सवालों के घेरे में है। इस पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। कल भी आपने इस पर चर्चा सुनी होगी, परसों भी हमने इस पर चर्चा की थी इसी न्यूज पॉइंट में। लेकिन इस बारे में, इस मसले पे और चर्चा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो कहां गड़बड़ है इसको समझने की जरूरत है। इस मामले पर विपक्षी दल चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। अलग अलग विपक्षी दल अलग अलग समय मांग रहे हैं, और इसके अलावा इंडिया गठबंधन ने भी एकजुट होकर चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है। और चुनाव आयोग कब समय देता है ये तो अभी देखा जाएगा, लेकिन कई सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है, आप जानते हैं, और जिसे लेकर टीएमसी काफी सचेत नजर आ रही है। आज टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। इस मुलाकात में मुख्य रूप से मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और फर्जी मतदाताओं के मुद्दे पर चर्चा हुई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि कुछ मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में एक ही एपिक नंबर के साथ कई मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं, जिससे 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हेरफेर हो सकती है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कोई भी मतदाता बिना राजनीतिक दलों को सूचना दिए 3-4 महीने के भीतर सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह मुद्दा विशेष रूप से आधार कार्ड से जुड़े मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर उठाया गया। टीएमसी ने यह भी कहा, यह भी मांग की है कि मतदाता सूची की समीक्षा पारदर्शी तरीके से हो और इसमें सभी राजनीतिक दलों को शामिल किया जाए। इसके अलावा टीएमसी नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में मतदाता सूची को साफ करने के लिए पहले से शुरू किए गए अभियान का जिक्र किया चुनाव आयोग से, जिसमें बूथ स्तर पर, बूथ लेवल पर समितियां बनाकर फर्जी मतदाताओं की पहचान की जा रही है। इस बैठक में टीएमसी के वरिष्ठ नेता जैसे फिरहाद हाकिम, कल्याण बनर्जी, अरूप विश्वास और चंद्रिमा भट्टाचार्य शामिल थे। फिरहाद हाकिम ने इस मसले पर मीडिया से बात की। चुनाव आयोग से बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए फिरहाद हाकिम क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। हम कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में अरूप विश्वास साहब, चंद्रिमा भट्टाचार्य जी मैडम, बोरिच के सब हमारे लीडर ममता बनर्जी, उन्होंने गणतंत्र के ऊपर अपना फेथ व्यक्त करते हुए इलेक्शन कमीशन को सम्मान देती है। उस लिहाज से हमने ये स्पष्ट किया है उन्हें, जो कुछ पॉइंट है जो हमें व्यथित करता है जो इलेक्शन कमीशन के, हमारे नेता कल्याण बनर्जी स्पेसिफिकली बोला उन्हें, जो आज जो फेक वोटर का मसला होता है, इलेक्शन से पहले इतना वोटर आप इंक्लूड कर देते हैं, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, जैसा दिल्ली में हुआ, ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा, जो देखिए ये कानून है जो हम 45 दिन आगे तक, इलेक्शन नॉमिनेशन के दिन तक हम इंक्लूड कर सकते हैं, मगर कल्याण बनर्जी बोला इससे जो है धांधली होता है और फेक वोटर अंदर आता है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, मैंने हम लोग बोला आप निर्णय लीजिए, शायद वो लेंगे, जो ठीक है। अगर नया वोटर इंक्लूड करना है तो 18 साल हो, 50 साल के वोटर, वो इलेक्शन से 3 दिन आगे, 50 साल तक वोट नहीं दिया, 3 दिन आगे उनको लगता है जो ये वोटर दिए। दूसरे जो इन लोग ये कहा था, जो 2003 से बाद जिसका इंक्लूडमेंट है उसे जांच होगा, उसका वोट बर्थ सर्टिफिकेट लेगा, वो लेके भी कल्याण बनर्जी ने अपना जो है व्यक्त किया अपना वक्तव्य। उसमें उन्होंने कहा जो नहीं, 24 तक जो वोटर वोट दिया है उसके लिए ये नया डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, मगर जो 24 तक वोट नहीं दिया और अभी जाके एक उम्र होने के बाद वो चाह रहा है, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट लगेगा। और कल हमारे ये सब जो टीम है, दूसरे जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये है जो सेंट्रल फोर्स अंदर जाता है, बूथ के अंदर जाता है और कहीं कहीं जगह देखा गया है वोटर को प्रभावित करता है।
तो इसके लिए हमने उन्हें सुझाव दिया कि अगर सेंट्रल फोर्स रहे तो स्टेट पुलिस भी रहे, दोनों रहे अंदर में, और जहाँ पर बूथ के अंदर जहाँ पोलिंग होता है उसमें कोई फोर्स। तो यहां पर आप सुन रहे थे, पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, मार्च अप्रैल में चुनाव होना है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी यहां पर चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। चुस्ती के साथ चुनाव आयोग में अपनी बात यहां पर रखते हुए टीएमसी और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो अंदर जाते हैं और वहां प्रभावित करने की कोशिश करते हैं वोटर्स को। वहां पर उनके साथ साथ लोकल पुलिस बल भी होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। 2024 तक जिन्होंने मतदान किया है उनको भी मतदान करने की अनुमति होनी चाहिए। बहुत सारी बातें यहां आप सुन रहे थे। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल को लेकर, लेकिन चले जरा बिहार की तरफ। बिहार में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के नाम पर जो कुछ हो रहा है, जिस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को 25 दिनों में निपटाने की बात कह रहा है चुनाव आयोग, क्या ये अभियान बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए सामान्य हालत बना पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसे एक चुनावी धांधली और घोटाले के रूप में देख रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इस अभियान के जरिए लाखों मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। शायद विपक्ष के दबाव का ही असर है कि कल चुनाव आयोग ने बिहार की साल 2003 की वोटर लिस्ट जो सत्यापित हो चुकी थी, 2003 के बाद 22 साल तक कुछ नहीं हुआ, किसी भी वोटर लिस्ट को सत्यापित करने के लिए कोई अलग से ड्राइव नहीं चलाया गया। हालांकि आप जानते हैं कि अगर आप वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रमाण पत्र देना होता है। उस प्रमाण पत्र के आधार पर आपको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो वो सब कुछ होगा तभी कोई भी वोटर लिस्ट में शामिल होता है। लेकिन फिर भी यहां पर मामला दूसरा दिखाई देता है और एक दबाव तो दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग के ऊपर। और बिहार की साल 2003 की वोटर लिस्ट अपने आधिकारिक वेबसाइट पर चुनाव आयोग अपलोड कर दिया कल, और उसके बाद 4,96,00,000 वोटर्स के नाम उसमें हैं, यानी लगभग 5 करोड़ का उसमें डिटेल्स यानी विवरण इस लिस्ट में है ऑलरेडी। चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर चुनाव आयोग का कहना है कि जिन वोटर्स के नाम इस लिस्ट में हैं उन्हें सिर्फ अपने विवरण को यानी अपना जो पूरा का पूरा डिटेल्स है उसको सत्यापित करना होगा। आप जानते हैं कि बिहार में इस वक्त 8 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से अगर 5 करोड़ लगभग 5 करोड़ मतदाताओं के नाम सत्यापित हो भी जाते हैं, जो असंभव है, क्योंकि 2003 के जो 5 करोड़ मतदाता हैं, लगभग 5 करोड़, उसमें से कितने इस दुनिया से जा चुके होंगे, कितने बिहार राज्य छोड़ चुके होंगे। इसलिए 1-1.5 करोड़ तो मतदाता ऐसे ही इसमें से आउट हो जाएंगे। तो फिर बचा कितना ये आप उम्मीद कर लीजिए। और इसके बाद क्या मात्र 3 करोड़ मतदाता ही बच जाएंगे या उससे ज्यादा बचेंगे? ये सब कुछ यहां समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर हाल में चुनाव आयोग की सिफारिशों को मानना यहां पर वहां की जिम्मेदारी, वहां के मतदाताओं की जिम्मेदारी कही जा रही है कि चुनाव आयोग जो कह रहा है उसको आप मानिए। आप अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, अपना प्रमाण पत्र दीजिए अलग अलग तारीखों के हिसाब से। और यहां पर ही जो मामला है वो फंसता हुआ नजर आता है और इसीलिए विपक्ष यहां कह रहा है कि कुछ न कुछ धांधली करने की कोशिश है। और जिस तरफ इशारा उस समय अभी से थोड़ी देर पहले सुन रहे थे आप, टीएमसी के डेलीगेशन जो मिलकर आया है चुनाव आयोग से, जो बात कह रहा है वही बात यहां भी लागू होती है। इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा का क्या कुछ कहना है, आइए जरा सुन लीजिए। मनोज झा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के हितों के अभिरक्षक नहीं है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अभिरक्षक है, जिसमें हम कई खामियां देख रहे हैं। सुनिए जरा मनोज झा को। लक्ष्य की कोई भी एलिजिबल वोटर बाहर न जाए और कोई भी लक्ष्य की कोई भी एलिजिबल वोटर बाहर न जाए और कोई भी जो नॉन एलिजिबल हो वो वोटर लिस्ट में नहीं। देखिए, चुनाव आयोग की मंशा तो इसी से स्पष्ट है कि आज 22 बरस बाद आप ये कर रहे हैं। 22 बरस बाद इस स्किल का रिवीजन, छोटे मोटे मामूली रिवीजन होते रहते हैं। आपकी जो पूरी आज तक हम नहीं समझ पाया कि आपने बीएलओ को ट्रेनिंग कैसे दी है। ये मूलतः लोगों को बेदखल करने, खारिज करने की योजना है। हम तमाम इंडिया गठबंधन और अन्य अपोजिशन पार्टीज मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से वक्त की। देखें कब वक्त देते हैं। चुनाव आयोग को ये नहीं बिसराना चाहिए कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कस्टोडियन नहीं है उसके इंटरेस्ट का। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन
का कस्टोडियन है और उस कस्टडी में हम खामियां देख रहे हैं, एक नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ सही कह रहे हैं मनोज झा की चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कस्टोडियन है, वो किसी राजनीतिक दल का कस्टोडियन नहीं है। और ये बात यहाँ पर इसलिए क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं किसी और राजनीतिक दल को या राजनीति से प्रेरित होकर को ये अपना पूरा का पूरा अभियान चला रहा है। इसी मसले पर आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपनी बात रखी। आइए सुनिए जरा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण क्यों करा रहा है, इसके पीछे जो दलील दी गई है उसे हम पढ़ेंगे और जो आयोग का जो दलील है उसकी मंशा से ही सवाल जो है खड़े उठते हैं। अब चुनाव आयोग आखिर क्या कारण है कि ठीक 2 महीने पहले चुनाव से इतना बड़ा निर्णय लिया है। अब पूरा नए सिरे से वोटर लिस्ट जो है 8 करोड़ लोगों का बनाने का काम करेगा। अब दलील क्या है? आयोग कहता है पिछली बार गहन मतदाता पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था, उसके बाद से राज्य में शहरीकरण सूचना का समय पर अद्यतन न होना तथा फर्जी और विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। ऐसे में आयोग ने एक बार फिर पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। दिए गए कार्यक्रम का जो डेट है 1 जुलाई 25 से, उसी के आधार पे 1 महीना के अंदर जो है इनको कंप्लीट करना है। ये दलील है चुनाव आयोग का। तो क्या केवल बिहार ही राज्य है? पूरे देश में क्यों नहीं करा रहे थे? ये सवाल तो उठा, वो भी ठीक 2 महीने पहले। अब सवाल ये उठता है कि शहरीकरण सूचना का समय अद्यतन फर्जी विदेशी नागरिक, इसका जो है प्रक्रिया इसलिए शुरू कराया गया। तो ये प्रक्रिया 1-2 साल पहले क्यों नहीं शुरू कराई गई? जब लोकसभा का चुनाव ही खत्म हुआ था तो उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू कर लिया। अगर आपको लग रहा था कि 2003 के बाद 2025 में फर्जी वोटर्स अगर आ गए हैं तो इस प्रक्रिया को 1-2 साल पहले ही शुरू कर लेना चाहिए था, तो किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं होती। अभी सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं, सब लोग कंफ्यूजन में। तो सब लोग कंफ्यूजन में हैं। इस प्रक्रिया में आखिर आज अचानक क्यों, जब 2 महीने का वक्त बचा है तब क्यों आपने ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू की, ये पूरा अभियान शुरू किया है? ये सवाल यहां पूछे जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से। अभी आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाएगा। बहुत बड़ा सवाल यहां नहीं है, आखिर चुनाव आयोग ये कर क्यों रहा है, इस वक्त क्यों कर रहा है, और चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कितना दम है ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी करेंगे कोशिश कि आखिर क्यों चुनाव आयोग के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव आप याद कीजिए, चाहे दिल्ली का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात हम लोग इसी मंच से लगातार करते रहे। 2019 के चुनाव के बाद से इसी न्यूज पॉइंट में लगातार करते रहे, और अब देखिए वोटर लिस्ट का मामला किस ढंग से बिल्कुल आप सबके सामने है। इसमें थोड़ा सा क्रेडिट हम लोगों को तो आप देंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनिल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रशांत जी, थोड़ा क्रेडिट मांग रहा था मैं अपने साथियों से कि लगातार हम लोग ये कहते रहे कि मामला सिर्फ ईवीएम का नहीं है, मामला सबसे बड़ा मामला तो यहाँ एक बड़ा घोटाला है ये।
और इस स्कैम का पर्दाफाश होना चाहिए आज न कल। अगर लोकतंत्र जिंदा है इस देश में तो ये पर्दाफाश होना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। टीएमसी के सांसदों की बाइट आपने सुन ली और उनकी जो डिमांड है वो भी आपने सुन लिया, और उसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आखिर बिहार में ही क्यों, जब करना है तो पूरे देश में कीजिए। बिल्कुल सही है, और आज बिहार में चुनाव तो आज आप बिहार में कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर इन्हीं तमाम बातों को सुनते सोचते मेरे जहन में आ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी ने फंसाया है चुनाव आयोग को, ढेर सारे सवालों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाए हैं, उससे बचने का यह रास्ता है कि अभी इस बार ये नहीं किसी और रास्ते से चलो जहां पर 25 दिनों में ये स्पेशल ड्राइव चला लें हम, और उसके बाद जिन लोगों के नाम कटेंगे हटेंगे वहां पे अपने लोगों के नाम जोड़ देंगे, फिर कोई पूछेगा नहीं। हम कहेंगे कि देखिए ये तो हमने किया था, और जो लोग नहीं दे पाए उनके नाम हमने काट दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी आप कि अब महाराष्ट्र और हरियाणा में जो सवाल उठे वो सवाल अब बिहार में नहीं उठेंगे, क्योंकि अलग से मतदाता जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अब तो वो मतदाता होंगे ही नहीं जो आरजेडी को और कांग्रेस को, सीपीआई-एमएल को या विपक्षी पार्टियों को वोट देंगे। उनमें से उतने ही बचेंगे जितने उनको जिता ना पाए। ऐसा नहीं होगा कि 0/100 हो जाएगा, लेकिन बहुत सिस्टमैटिक ढंग से ये किया जाएगा कि उतने ही मतदाता छोड़े जाएंगे विपक्षी पार्टियों के पास जो उनको जिता ना सके, कुछ सीटें जरूर आ जाएं। ये चुनाव आयोग इस तरीके से कर रहा है। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है राजीव जी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग एक पार्टी बन के काम कर रहा है, वो रेफरी नहीं है, वो प्लेयर बन चुका है। और ये राजीव कुमार के समय से या उसके पहले से भी हम देख रहे हैं, राजीव कुमार ने सारी हदें पार कर दी थी। अब ये नया एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आए। चुनाव आयोग का संविधान को मैंडेट क्या है? आर्टिकल 324 में संविधान का मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की सबसे बेसिक चीज है मतदाता सूची, इलेक्टोरल रोल। अगर वही करप्ट है, जैसी महाराष्ट्र में हुई, जैसी हरियाणा में हुई, और अब एक नए प्रकार का डिजाइन लेकर आया गया है, और ये देश भारत की जनता नहीं है, देश की जनता और भारत के संविधान के साथ विश्वासघात है। एक भी मतदाता ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पहले वोट दिया है और वो इस बार वंचित कर दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, एक भी मतदाता ऐसा नहीं होना चाहिए जो मतदान के लिए एलिजिबल है, योग्य है, जिसको संवैधानिक अधिकार है भारत के संविधान का, उसको मतदान देने से रोक दिया जाए। ये पूरी साजिश वही है कि समाज के जो हाशिए पर लोग हैं, अब उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना है, तो उस राजनीतिक चेतना को इस तरीके से खत्म करो। और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है वो भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र के साथ रचा जा रहा है। आप फर्ज कीजिए अभी 8 करोड़ से ऊपर मतदाता है बिहार में, और एक दिन में 1 करोड़ फॉर्म बांट दिए। इसका मतलब है कि इसकी तैयारी थी। अगर इतनी तैयारी थी तो आपने पार्टियों को कॉन्फिडेंस भी क्यों नहीं लिया, उनको क्यों नहीं बताया? चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उसको क्या अखबार की और इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज से मालूम पड़ेगा कि चुनाव आयोग क्या करने जा रहा है? और इतना बड़ा खेल कि एक आप परोक्ष रूप से एनआरसी कर रहे हैं बिना संवैधानिक मैंडेट के। अब कितने अशिक्षित लोग हैं बिहार में, कितने गरीब लोग हैं, कितने लैंडलेस, ये मेजॉरिटी है। आप उनको मतदान से वंचित करने की साजिश
और सबसे कि भारत की आजादी का जो आंदोलन चला उसके बाद संविधान बना, फिर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को ड्राफ्ट किया, जो असेंबली ने उसको एक एक धारा को घंटों घंटों डिबेट किया। सबसे बड़ा अधिकार भारत के नागरिकों को मिला जो राजगार था, जो ना मुगल ने दिया, ना अंग्रेज ने दिया, ना उसके पहले के शासकों ने दिया। और उस अधिकार को अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के अधिकार को छीन रहे हैं, दिए हुए अधिकार को, तो ये भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र के साथ साजिश है जी। और ये बिल्कुल साफ डिजाइन है कि वो छीना जा रहा है। और इसमें केवल मुसलमान नहीं, वंचित लोग, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, सबसे ज्यादा प्रभावित वही लोग होने वाले हैं। वो कहां से लाएंगे? हम आप नहीं ला पाएंगे राजीव जी, जो डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। 1 करोड़ आपने फॉर्म बांट दिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन में रिप्रेजेंटेशन ले जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आजादी के मूल्यों पर ही हमला है, अगर भारत के संविधान पर हमला है, तो वो भले किसी संवैधानिक संस्था की तरफ से भी क्यों ना हो, उसका उसी स्केल में विरोध होना चाहिए जिस स्केल में हमला किया गया, वरना आप इस अधिकार को बचा नहीं पाएंगे। तो एक आंदोलन वहां पे होना चाहिए कि कागज नहीं दिखाएंगे। ये वहां का जो वंचित समाज है वो भी कहे कागज नहीं दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि हमसे वो हमारी नागरिकता का सबूत मांगे। ये उसका काम है, उसका संविधान ने उसको बैठाया इसीलिए। नागरिकों के ऊपर ये दायित्व नहीं है कि वो साबित करें कि वो नागरिक है भारत के। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी। रविकांत जी, आपका स्वागत है। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि यहाँ चुनाव आयोग कितना घिरा हुआ, कितना फंसा हुआ और कितना एक्सपोज होता हुआ दिखाई देता है अगर बिहार के इस पूरे मसले को देखा जाए तो। और उससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा की बात, जिस पर अभी तक और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर और भी कई दूसरे मसले को लेकर चुनाव आयोग फंसा हुआ है ही। राजीव जी, चुनाव आयोग तो पिछले 10 सालों से लगातार सवालों की है। राज्य दर राज्य जब जब चुनाव होते हैं तभी कहानी सामने आ जाती। हरियाणा में जो कुछ हुआ, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उनको लेकर आज तक कोई जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग की तरफ से। इसके उलट होता यह है कि जो कमी उसकी पकड़ जाती है आप जैसे लोगों की नजर में, मीडिया की नजर में या विपक्ष, तो उसे और चाक चौबंद करने के लिए, ताकि अगली बार खामी न पकड़े, चुनाव आयोग ऐसे निर्देश बना देता है, ऐसे कानून नियम बनाने लगता है जिससे आइंदा उसकी गलतियां पकड़ में ना आए। जैसे 45 दिन तक अगर कुछ शिकायत दर्ज नहीं होगी तो डाटा डिलीट कर दिया जाएगा, और भी तमाम इस तरह की चीजें होती। इसको इस तरह से देखने की जरूरत है राजीव जी। जब ईवीएम नहीं आई थी इस देश में, कागज के मतपत्र से मतदान होता था, तब एक जुमला चलता था बूथ कैप्चरिंग। उसके बाद थोड़ी व्यवस्था बदली, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बाद बूथ कैप्चरिंग बंद हुई। उसके बाद ईवीएम पर संदेह हुआ, ईवीएम को लेकर सवाल होने लगे, अब उसकी भी डाल दी गई। तोड़ यह है कि मतदाता सूची में अपनी मनमर्जी के मुताबिक जोड़ घटाव कर लिया जाए। तो मैं इसे एक नाम देना चाहता हूं, वोटर लिस्ट कैप्चरिंग है। चुनाव आयोग इस काम में सत्ताधारी पार्टी की मदद कर रहा है। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दलित, पिछड़े, चीन कर ऐसे लोगों को मतदाता सूचियों से बाहर करना जिनके बारे में सत्ताधारी पार्टी को ऐसा लगता हो कि ये हमारे वोटर नहीं हो सकते। और उसके लिए अब चुनाव आयोग इस हद तक पहुंच गया है कि वो संविधानेतर, संविधान से परे जाकर
अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है। अधिकार कहना भी बेईमानी है, उसका तो अधिकार ही नहीं है कि लोगों की नागरिकता का प्रमाण उनसे मांगने लगे, और ऐसा कि अपने माता पिता के जन्म का भी प्रमाण प्रस्तुत करें। हम लोग पिछली बार भी जब चर्चा कर रहे थे तो शायद प्रशांत जी ने, शकील जी ने कहा था, मैं खुद चंबल के बीहड़ बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ, उस तरह का कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है मेरे पास। कालांतर में जो मार्कशीट है मिडिल की, हाई स्कूल की, हायर सेकेंडरी की, उनके आधार पर हमारी मान्यता, हमारी डेट ऑफ बर्थ प्रमाणित है। अब मुझसे अगर कोई मेरे पिता या मां की जन्म का प्रमाण मांगने लगे तो हम कहां से लाएं? तो इस वक्त चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है वो सरकार के इशारे पर हो रहा है। और सरकार क्या चाहती है? सरकार की एक फांस है बिहार राज्य, सब कुछ करने के बावजूद सत्ता हासिल न कर पाना। कोई एक भी आपराधिक घटना पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कूद पड़ती है। किसी भी अपराध का विरोध होना ही चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े तो राज्य सरकार जिम्मेदार है, उसका विरोध होना चाहिए। जो विपक्ष है उन्हें सवाल उठाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में, बनारस में 7 दिन तक सामूहिक बलात्कार हो तो भारतीय जनता पार्टी के कानों पर जूं न रेंगे, और कलकत्ता में एक बलात्कार की घटना हो तो पार्टी अपना पूरा प्रतिनिधिमंडल वहां भेज दे। वहां का राज्यपाल भी जनता पार्टी के टूल के रूप में काम करे। तो एक तो बिहार उनके लक्ष्य में है, तो बिहार है, फिर बंगाल है। बिहार भी उनकी वही फांस है कि बीजेपी अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन सकती। इसलिए जिस तरह से ये मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा है, सर्वेक्षण हो रहा है जी, उसे वास्तविक मतदाताओं को मतदान से वंचित करना, और हो सकता है बाहर से लाकर, जैसे कि बीजेपी के नेता अपील कर रहे हैं कि जो लोग बिहार से बाहर हैं, लोकसभा चुनाव में भी ऐसी बातें कही गई थी कि आकर वोट डालें। तो इसके जरिए असली मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की कोशिश है। अपने हित में चुनाव को प्रभावित करने का ये एक तरह से षड्यंत्र है। इसलिए मैं इसे वोटर लिस्ट कैप्चरिंग नाम देना चाहूं। जी राजीव जी, वोटर लिस्ट कैप्चरिंग, वोट बंदी भी लोग कह रहे हैं, और वोट बंदी भी जी, वोट बंदी भी कह रहे हैं। और बिहार को लेकर अभी से बहुत ज्यादा विपक्षी दल जो है वो सजग है। प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं, फिर अनिल सिन्हा जी बिहार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके पास भी आऊंगा। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे समझूं, ये जो वोट बंदी या विपक्ष जो बातें कह रहा है बिहार के संदर्भ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने अभी लगातार पिछले कई चुनाव देखे जहां अलग अलग ढंग से कहीं ना कुछ धांधलियों की बात होती रही। चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए, चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त उस समय राजीव कुमार थे, वो जवाब की जगह शेरो शायरी करते नजर आए। उसके बाद से ज्ञानेश कुमार आ गए हैं। ज्ञानेश कुमार ने एक नई तरकीब निकाली है और उन्होंने कहा है, दावा चुनाव आयोग का यह है कि बहुत सारे घुसपैठिए विदेशी नागरिक भारत के नागरिक बन गए, मतदाता सूची में शामिल हो गए, उनको हमको हटाना है। तो क्या नागरिकता की जांच हो रही है या चुनाव मतलब वोटर लिस्ट की जांच हो रही है? सवाल तो ये उठेगा ना, पूछा जाएगा ना। और क्योंकि ये बताया जा रहा है, ये जो विशेष गहन अभियान चल रहा है उसमें, जो बिहार में, उसमें, और जो बात यहां कह रहे थे प्रशांत टंडन जी की, एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा बीएलओ ने वो फॉर्म बांट दिए। मतलब करोड़ों फॉर्म पहले से तैयार रखे गए थे। तो भाई आप बुलाकर विपक्षी दलों से बात कर लेते, कहते कि हम ऐसा अभियान चलाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अब आगे क्या? और ऐसा करके चुनाव आयोग, क्या एक बात यह होती कि स्वायत्त संस्था हैं हम, और हमको अपनी स्वायत्तता के साथ साथ निष्पक्षता को, पारदर्शिता को भी दिखाना होगा। लेकिन यहां पर क्या इन तमाम उसूलों को ताक पर रखकर ही आगे बढ़ना है? यह मान लिया जाए चुनाव आयोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या चुनाव आयोग ने यह सोच लिया है कि आप कुछ भी कहें, हम अपनी मर्जी से चलाएंगे, चुनाव अपनी मर्जी से करवाएंगे, यह माना जाए? और अगर ऐसा मानते हैं तो फिर क्या लोकतंत्र जिंदा है? प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, उनकी मर्जी से भी नहीं चल रहा है। जो उनके ऊपर है उनकी मर्जी से चल रहा है। जो उनको आदेश आ रहा है, राहुल गांधी ने जो कहा था ना कि जिनको
चुना गया है, जिनके द्वारा, अब ये लोकतंत्र की कभी वो अब्राहम लिंकन की परिभाषा होती थी, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का वो लोकतंत्र। ये जो लोकतंत्र है उसको एक तो लूट तंत्र में तब्दील कर दिया गया है विशुद्ध रूप से। और जिन्होंने चुनाव आयोग के कमिश्नर को चुना है वही इलेक्शन कमिश्नर उनके लिए सरकार चुन रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही। कैसे चुनी जाएगी, प्रशांत जी ने बहुत विस्तार से बता दी। ये ढेरों सवाल हैं, अब आप सवाल करते रहिए, आपको नहीं रोका जाएगा। अब आप इसको क्या कहें, निर्लज्जता, बेहयाई, जो भी आपको कहना है आप कहते रहिए, आप हम सब कहते रहिए, लेकिन हम तो वही करेंगे कि कैसे सरकार हमारी बनेगी। लोगों ने ना महाराष्ट्र में बीजेपी को चुना है, ना लोकसभा चुनाव में 240 दिलाए हैं, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं। 2019 के बाद कोई एकाध चुनाव होगा जिसमें बीजेपी जीती होगी, अदरवाइज सारे चुनाव आयोग के जरिए जीते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जैसे हुआ उसकी एक लंबी वानगी पेश की जा चुकी है, पहले राहुल गांधी भी कर चुके हैं, विपक्ष के और नेता कर चुके हैं, हम लोग भी बराबर उस पर डिस्कस कर रहे हैं और उस पर लेख भी लिखे जा रहे हैं। लेकिन जिसको कहते ना कि दिया को आड़ करना, थोड़ा ये लगता था कि लोकतंत्र में थोड़ी बहुत तो लोकलाज बची रहेगी, लेकिन यहां ना लोक बचा है ना लाज बची है। लोक को यहां सत्ता ने चुन लिया है और जनता को उसने रिजेक्ट कर दिया। वो एक कविता है कि किसी विदेशी राइटर की, मुझे अभी उसका ध्वनि केवल याद आ रही है कि जनता ने सरकार को रिजेक्ट कर दिया तो सरकार ने जनता को रिजेक्ट कर दिया। अब जाइए, बीएलओ ने फॉर्म दिए हैं और राजीव जी आप पड़ताल करिए वहां। मुझे एक सज्जन ने बताया कि उनको जो फॉर्म मिला है वो 2 दिन के भीतर भर करके देना है और उनके 2 भाई इस समय बिहार के बाहर नौकरी कर रहे हैं। 2 दिन में वो कब आ जाएंगे, कब उनको छुट्टी मिल जाएगी, कैसे आ जाएंगे और कब वो फॉर्म भरेंगे, ये ढेरों सवाल है। आप करते रहिए, मैंने कहा ना कि आप करते रहिए, सवाल करने के लिए छूट है, लेकिन साहब लोकतंत्र की लूट है, कुछ नहीं हो रहा है। अब जब जनता को उन्होंने चुन लिया कि कौन सी जनता हमको वोट देगी वही उसी का वोट होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको और विस्तार दूं, प्रशांत जी की बात को आगे बढ़ा दूं। प्रशांत जी ने बहुत मार्के की बातें कही कि जो वोटिंग राइट यूरोप के देशों में, दुनिया के और दूसरे देशों में इतनी आसानी से नहीं मिला और सबको एक साथ नहीं मिला, वहां एक क्राइटेरिया बनाया गया, कहीं एजुकेशन क्राइटेरिया था, कहीं मेल और फीमेल क्राइटेरिया था। स्विट्जरलैंड में भारत के बाद में महिलाओं को मताधिकार मिला, लेकिन हमारे देश के जो कर्णधार थे, स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने आजादी दिलाई और उन्होंने माफीनामे नहीं लिखे, ये वो लोग थे। ये वो लोग थे जो देश की नब्ज को समझते थे, भारत की आत्मा को जानते थे, वो भारत के विचार को जानते थे, भारत के विचार को गढ़ रहे थे। और भारत का विचार, आइडिया ऑफ इंडिया क्या था कि व्यक्ति चाहे अनपढ़ हो, गरीब हो, कमजोर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आदिवासी हो, दलित हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको इस देश में वोटिंग राइट होगा। राजनीतिक आजादी जो हमने 150 साल के बाद अंग्रेजों से हासिल की है, हजारों कुर्बानियों के बाद, लाखों लोगों की जेलों की यातनाओं के बाद, वो राजनीतिक आजादी सबको हासिल होगी। एक वोट एक मूल्य सबका निर्धारित होगा। कोई उसमें अंबानी
अडानी और रिक्शा चालक के बीच कोई भेद नहीं होगा, किसान के बीच कोई भेद नहीं होगा। लेकिन पल भर में ये जो हो रहा है, जो डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, गांधी, पटेल, अबुल कलाम आजाद, उन सब के जितने भी लोग थे संविधान सभा, और बहुत सारे उस समय भी मत व्यक्त किए गए थे साहब कि शिक्षा होनी चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन इस देश का जिसने सबसे ज्यादा खून बहाया 1857 के पहले आदिवासी समाज, अगर आज सबसे ज्यादा प्रभाव किसी पर पड़ेगा तो वो आदिवासी समाज है, जो इस देश का मूल निवासी है, जिसको राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश के वो पहले मालिक है। सबसे ज्यादा उनकी राजनीतिक तौर पर हत्या हो, उनका वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। नंबर 2, दलित, जो कमजोर, अभी भी अब बहुसंख्यक उसमें अनपढ़ हैं या केवल साक्षर है, दस्तखत करना आता है, वो अभी भरना नहीं आता है, वो महिलाएं तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर वही पसमानदा मुस्लिम, मैं एलीट मुस्लिम की बात नहीं, पसमानदा मुस्लिम, वो अति पिछड़ा समाज, यानी जिसके साथ न्याय होना है, जो अभी न्याय में कहीं पीछे छूटे हुए। और सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है ये लड़ाई तो आदिवासी लड़ेगा, वो हूल जोहार, वो क्रांति, जिन्होंने अंग्रेजों से सबसे पहले मुठभेड़ की, अपनी गर्दनें कटवा दी, फांसी के फंदे पर झूल गए। 1857 तो बाद में होता है। और अभी कल उदा देवी पासी की जयंती थी, जिन्होंने 1857 में, जहां मैं बैठा हूं इसी लखनऊ में, 28 अंग्रेजों को गोली से उड़ा दिया था। वो महिलाएं बेगम हजरत महल से लेकर के और झांसी रानी, झलकारी बाई, मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि इस देश की करोड़ों महिलाओं को आप राजनीतिक अधिकार से बेदखल करना चाहते हैं। इस देश की मिट्टी में सबका लहू शामिल है। ये चंद मुट्ठी भर लोग, चंद पूंजीपतियों के दलाल, उनकी रखवाली करने वाले लोगों की ये सत्ता नहीं होगी, सरकार नहीं होगी। अगर ये सरकार ये मुगालता पाल करके बैठी है कि नहीं साहब हम तो हड़प लेंगे, जनता का वोट ही हड़प लेंगे, वोट ही नहीं डालने देंगे, हम उसका मताधिकार छीन लेंगे, तो संभवतः ये गलतफहमी है। बिहार ने एक बार नहीं कई बार इस देश में क्रांति की ज्वाला पैदा की है। बिहार हो, बंगाल हो, यह मुद्दा खड़ा होगा। विपक्ष को सामने आने की जरूरत है। सबसे बड़ा हमला जो वोटिंग राइट पर, इसको नहीं सहा जाएगा। और ये सबसे ज्यादा, वही मैंने कहा कि जो कमजोर तबका है उस पर सबसे बड़ा हमला है, जो लोकतंत्र का असली हकदार, जिसने लोकतंत्र की सबसे ज्यादा सुरक्षा की। सुकुमार सेन जो पहले चुनाव आयुक्त, पहला इलेक्शन 6 महीने में हुआ था राजीव जी, सोचिए वो चुनाव आयुक्त थे। 6 महीने में मीलों कोसों सिर पर रख करके पेटियां गई, वोट डलवाए आदिवासी इलाकों की। ये इसको कहते हैं ना चुनाव आयोग। ये नहीं है साहब एक दिन में आपने पर्चे बांट दिए, पर्चे कितना है और कल आपको ले लिया जाएगा। जो लोग नहीं है उनका वोटिंग राइट खत्म। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में नाखून भी नहीं कटाए थे। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो थोड़ा गलत लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इनका अधिकार कितना था, इन्होंने आजादी की लड़ाई में कितनी लड़ाई लड़ी थी। और जो आदिवासी, जो दलित, जो महिलाएं, सोचिए इस देश की आजादी में दुनिया की किसी भी आजादी के आंदोलन से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी। हमें गर्व होता है इस बात पर। तो इसलिए राजीव जी ये बहुत बड़ा हमला है, और मुझे लगता है कि विपक्ष को पहले इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। राजनीतिक आजादी की लड़ाई पहले लड़नी। हालांकि बाबा साहब अंबेडकर तो ये सोचते थे कि अगर सामाजिक लोकतंत्र नहीं हुआ तो राजनीतिक आजादी खतरे में पड़ जाएगी। यहां तो साहब राजनीतिक आजादी ही खतरे में पहले पड़ी जा रही, सामाजिक लोकतंत्र तो बाद की बात। इस लड़ाई को लड़ना विपक्ष को ज्यादा जरूरी है। अब चुनाव आयोग से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी 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 प्रोफेसर साहब जी अपनी बात पूरी कीजिए। बस मैं आखिरी बात में कह रहा था कि सरकार अब जनता को चुन रही है और ये होने ना दिया जाए बस। जी जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां कह रहे थे, और इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर चुनाव
देश में एक यही लोकतांत्रिक पद्धति जिसके जरिए हम सरकार अपनी बनाते हैं, लेकिन अगर आपके चुनाव पे ही, आपके वोट पे ही डाका डाल दिया जाए, कुछ घपला हो जाए, कुछ धांधली हो जाए, तो फिर क्या होगा। और ये सवाल कई बार उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव के समय भी ये सवाल उठा, ये सवाल हरियाणा चुनाव, ये सवाल 2019 के चुनाव पे भी, और उसके बाद से लगातार वोटर लिस्ट को लेकर हम लोग लगातार बात करते रहे कि सबसे पहली गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में, उसके बाद दूसरी गड़बड़ी ईवीएम में, तीसरी गड़बड़ी उसके बाद ईवीएम में धांधली, बहुत कुछ, फिर उसके बाद सबसे आखिरी गड़बड़ी, शायद आप लोग उस पर ध्यान ना देते हों, आखिरी गड़बड़ी जो है वो तब जबकि कुछ 100 के अंतर से कोई चुनाव जीतता या हारता है, विपक्ष का अगर कोई जीत रहा है उसको कैसे हार में तब्दील कर दिया जाए। तो कई अलग अलग पॉइंट पे विपक्ष को अभी सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन अनिल सिन्हा जी, बिहार क्या इन चीजों के लिए, बिहार के मतदाता इन बातों के लिए, इन धांधलियों के लिए, अगर इसे सो कॉल्ड, इसे मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ये धांधली है, तैयार है बिहार के मतदाता? ऐसे जाने देंगे, अपना नाम ऐसे कटने देंगे? नहीं, मुझको नहीं लगता कि ये लीडरशिप जो है वो उनको नेतृत्व दे सकेगी विपक्ष की। और मैं आप लोगों से जरा भी सहमत नहीं हूं कि ये सचेत है, जरा भी सचेत नहीं है और न कर पाएगा। उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है और कहीं कोई मैं देख नहीं रहा हूं कि रेसिस्टेंस का कोई प्रोग्राम इनके पास है। मैंने अपनी लाइन एकदम बदल ली है कि बीजेपी लूट रही है, ये तो पुरानी बात है। लूटने से रोकने की ताकत आप में है या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। आप बताइए कि ये जो किया है इसमें 40% कम से कम लोग जो है वो निकल जाएंगे मतदाता सूची से। 4.96 भी गलत दिया उन्होंने। उस 4.96 तो 2003 में लोग जो दर्ज थे, उसके बाद है करीब 3 करोड़ लोग, वो तो उनका तो सारा कुछ लफड़ा में है। उस जो 4.96 है उनको भी एक तरह से सिद्ध करनी है अपनी नागरिकता, क्योंकि उनको उनका वोटर लिस्ट में जो नाम है, उनके बाप का नाम है कि नहीं वो भी है। अगर नहीं नाम है तो वो उनका नाम, उनको प्रॉब्लम है। मतलब वो जो वोटर लिस्ट में ऑलरेडी है, लेकिन अगर उसके माता पिता का नाम उसमें है तभी वो उसको वो जो डिटेल्स देना है तो वो उसका होगा। तो वो बहुत सारा पेच है इसमें करीब 40% लोगों को निकालने का प्रोग्राम है। ये लोग कौन है? अब जरा 2-3 आंकड़े मैं समझा देना चाहता हूं जो लोग समझ जाए। 2018 का आंकड़ा है, जो फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है, उसके मुताबिक देश में, मतलब बिहार में 20% लोग जो है घर में पैदा होते हैं, जो कोई अस्पताल में नहीं। सरकारी में 53% है और करीब 28% जो है गैर सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में, और 18% घर में पैदा होते हैं। 2018 के आंकड़े हैं। उस समय का जब पहले का है, जो जिसमें कि मतलब 2004 में के बाद जन्मे हैं लोग, तो और इसके बीच का देख लीजिए तो वो परसेंट करीब 25 से 30% होगा। वो अभी आंकड़े मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो मैं बताता। तो 25% लोग घर में पैदा हुए, उनके पास प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ दोनों का कोई सर्टिफिकेट, उनको किस पे रिलाय करना है? स्कूल का, जो स्कूल में सिर्फ बर्थ का रहता है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं रहता है, कहाँ जन्मे ये नहीं है। अब वो उनको प्लेस ऑफ बर्थ के लिए कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा, ये जान लीजिए। दलित, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ जो कि अभी एग्जेम्प्ट हो गए हैं। मैं मतलब कि ये कहना चाहिए लोगों को कि मेरा दोनों परिवार, ननिहाल और ददियाल, दोनों बहुत ही पढ़ा लिखा था। मैं वकील का बेटा था और वकील मामा के घर पैदा हुआ और घर में पैदा हुआ। मेरे पास आज अगर प्लेस ऑफ, अगर मेरा सर्टिफिकेट अगर डेट ऑफ बर्थ का उससे मान जाएगा तो इसका सर्टिफिकेट नहीं है कि प्लेस ऑफ बर्थ हमारा कहाँ है। हम नहीं, अगर अभी साबित करने का नहीं कर पाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ एक ऐसा तबका जो वहां का 5% भी नहीं है, उस तबके से के ये हालत है, तो आप बाकी की चिंता कर लीजिए। वो पूरा उनका है। और दूसरा है कि साफ साफ वो कह रहा है कि इलीगल माइग्रेंट, सर ये काम चुनाव आयोग का है कि इलीगल माइग्रेंट का ये काम है होम मिनिस्ट्री का।
वो काम एनआरसी वाला काम उसको सौंप दिया है, नागरिकता जांच करने का। और वो सिटीजनशिप आपसे पूछ रहा है। अच्छा, सिटीजनशिप के बारे में भी जिन लोगों को जानकारी चाहिए वो जान लें कि सिटीजनशिप हमको नहीं प्रूव करना, जैसा प्रशांत जी ने भी कहा, हमको नहीं साबित करना है। हम अगर सिटी कहीं दिखाई दे रहे हैं और होम मिनिस्ट्री को लग रहा है, पुलिस को लग रहा है कि ये आदमी जेन्युइन नहीं है, ये कहीं बाहर से आया हुआ है, तो उसको साबित करना है कोर्ट के सामने कि ये आदमी जो है फर्जी है, ये आदमी गलत, ये हमारा नागरिक नहीं है, तो अदालत की अनुमति से हमको डिपोर्ट किया जाएगा। अभी क्या है कि आपको बता रहा, वोटर को बता रहा है कि आप बताओ कि आप यहाँ के नागरिक हो या नहीं। अब ये देखिए पूरा संविधान, न्याय प्रक्रिया सबको मतलब किनारे कर दिया है। दूसरा है कि 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची जारी कर चुके थे। वो फरवरी में फाइनल हुआ, मार्च में उन्होंने दे दिया। मैंने एक लोकल लीडर से बात की, कहा वो हम लोगों की मीटिंग हो गई थी मार्च में, उसमें वो दे दिया, जो कहा कि दुरुस्त, अगर इसमें आपको ये है आपत्ति है तो दर्ज कराइए, और वो फाइनल है। उस फाइनल को ये स्पेशल रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन, ये किसने कहा, किसने मांग की? वो खुद कह रहा है। उसको कौन सी रिपोर्ट है होम मिनिस्ट्री की इलीगल माइग्रेंट है? वो बताए कि किस होम मिनिस्ट्री ने उसको ये रिपोर्ट दिया है कि बिहार में इलीगल माइग्रेंट्स हैं और उसकी जांच आपको करनी है। वो रिपोर्ट सामने करे, क्या कहते हैं, विपक्षी दलों को सामने लाए, बैठक करें। विपक्षी दलों में की बैठक उनके साथ हो चुकी है, उसमें से कभी नहीं बताया उन्होंने कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने जा रहे हैं। दूसरा, 2003 में जो रिवीजन हुआ था उसके बारे में भी लोग समझ लें। 2002 में मेरे ख्याल में डिलिमिटेशन हुआ था और 2001 में सेंसस हुआ था। अभी आप न सेंसस हुआ है न डिलिमिटेशन है, तो अब आप किस वजह से उसको रिवाइज कर रहे हो भाई? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों? इसीलिए कि हमको इल्हाम हो गया कि वहां बांग्लादेश के मतदाता आ गए हैं। ये इल्हाम के लिए आपको रिपोर्ट, आपने कौन सी रिपोर्ट को साइट किया है? आर्बिट्रेरीली सब कुछ अपने मन मर्जी से चल रहा है। अब आते हैं हम विपक्ष पर। विपक्ष क्या कर रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर से ये मसला हल होने वाला है। लोगों को बताना चाहिए, बोल रहा है हालांकि विपक्षी पार्टी को, उनका आरक्षण जब वो वोटर नहीं रहेंगे तो उनको न अनाज फ्री मिलेगा न कोई सुविधा मिल पाएगी, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप बहुत चीज लेते हैं। बल्कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट भी लेना होता है उसमें एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डोमिसाइल सारे में आज तक ये आधार बाद में बना, पहले वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड। राशन कार्ड को तो इन्होंने फेंक दिया उठा करके, वो अपने सब मन मर्जी से। उसके बाद पैन कार्ड का तो उस मामले में कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आधार कार्ड को इन्होंने कहा कि सबके लिए मैंडेटरी, आपका बैंक में सब में आधार कार्ड, जो जिसके आधार पर बैंक में आपको ये है, सारा है आपका, ये है, उसी को ये क्या कहते हैं खत्म कर दिया अपने मन से। मतलब ये कौन, किसकी रिपोर्ट पर आधार कार्ड को आपने कैंसिल कर दिया, ये क्या कहते हैं, और 11 डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम नहीं है। तो ये जो है, और कास्ट सर्टिफिकेट को कह रहा है क्या कि हम कास्ट सर्टिफिकेट को किस आधार क्यों मान्यता दी जाए? सबका जाति जान ले और उसके बाद वो जो है उसके हिसाब से नाम काट दे। अरे ये पूरा का पूरा बीजेपी चुनाव मांग करनी चाहिए इनको कि चुनाव आयोग का दफ्तर होम मिनिस्ट्री में ले जाओ, उसका डिपार्टमेंट घोषित करो। और ये जो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं ये देखिए क्या है। 5 राज्यों के इंटेंसिव रिवीजन होने वाले हैं, जिसमें तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, वेस्ट बंगाल है और बिहार एक था, और एक और कोई स्टेट शायद आसाम है। तो ये जो सारे स्टेट्स हैं इसमें इंटेंसिव रिवीजन होना है। अब बताइए कि ये इंटेंसिव रिवीजन अगर ऐसा होना है तो ममता बनर्जी की टीम जाकर के क्यों मिलाई भाई? और उसने जो पोस्ट डाला है, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस उसने दिए हैं चुनाव आयोग को, उसने प्रीएम्प्ट कर दिया, क्या कहते हैं, उसने क्यों नहीं मीटिंग सारे इंडिया गठबंधन के लिए, वो बी टीम के रूप में काम कर रही है बीजेपी की। उसने पहले ही इस मामले को ये करके सजग है, सजग तो है ही, दोनों मिलके वेस्ट बंगाल को ये करेंगे, रूल करेंगे, कर रहे हैं। अरे ये बिहार का मसला आया,
सारे दलों के साथ टीएमसी को पहला काम था कि क्या कहते हैं, कांग्रेस और जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं उसके साथ मिलकर के इसको जाना था। उनका तमिलनाडु जिनका होने वाला है रिवीजन बंगाल के जैसा ही, उनके साथ जाना था, वो वहां नहीं गए। और ये जो है सो यहाँ किया, ये सब बी टीम है एकदम, मैं आपको बोल रहा हूं। और विपक्ष की जो पार्टियां हैं एक्सेप्ट क्या कहते हैं लेफ्ट, कोई नहीं तैयार है। लेफ्ट वाला कोशिश कर रहा है लेकिन वो भी उतनी ताकत है नहीं बिहार में कि जाके के लड़े। आपको डिसफ्रेंचाइज करने का एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है जिसमें दलित, ओबीसी, मुसलमान, टारगेट है मुसलमान फर्स्ट। और ये वक्त उसके बाद क्या कर रहा है, अरे इन लोगों को मैं आप बोल रहा हूं ना, मैं जरा भी इनको कोई कंसेशन नहीं देना चाहता हूं। आप जब घोषणा हो गई क्या कहते हैं वोटर लिस्ट के बारे में और ये 24 को, तो इसके बाद वक्फ की रैली कर रहा है। वक्फ की रैली क्यों कर रहा है भाई? वक्फ का मामला इतना दिन पहले का था। सिर्फ जो है कि जो वोट बच जाएगा वो वोट कैसे कंसोलिडेट हो, वो कैसे AIMIM को नहीं जाए, इसके लिए आप कर रहे हैं, अपनी फाइट कर रहे हो। आप बीजेपी, वो मुसलमान कौन वोट देने वाला है बीजेपी को, जिसके लिए आप वक्फ की रैली कर रहे हैं। और वक्फ की रैली जब कोर्ट में पेंडिंग है तभी रैली करने से क्या होने वाला है? वक्फ की रैली आई वॉश था और एकदम क्या कहते हैं अनवारंटेड। और ये रैली अगर करनी थी तो पहले करते, अभी क्या करने की क्या जरूरत थी? अभी तो रैली एक ही होनी चाहिए, जो कहा किसी ने कि भाई हम जो है हम क्या कहते हैं हम नहीं देंगे कोई कागज, और हम जो है हम हैं मतदाता, और तुम साबित करो कि हम नहीं है। और जिसका लिस्ट में तुमने नाम अभी 2025 के असेंबली इलेक्शंस के लिए जो फाइनल कॉपी डाली है वो कॉपी वैलिड रहेगी। ये डिमांड कर ही नहीं रहा है, ये लोग इधर उधर की बात कर रहा है। और वो भी क्या कहने गया टीएमसी वाला, इंक्लूजन नहीं हो फालतू मतदाताओं का, गलत फर्जी मतदाताओं का। वो एक तरह से मदद करने के लिए गए चुनाव आयोग का। जरा उन लोगों के ये पर व्यवहार पर आप ये सब आप देखिए। एक चीज मैं आपसे भी कहूंगा, आप सब लोगों से, कि यूट्यूब वाले जो समझ रहे हैं कि विपक्ष का मतलब एकदम क्या कहते हैं सीधा सपाटा बहुत ही पीड़ित किस्म का है, वो नहीं है, सब करप्ट है। और ये मान करके चलिए। अरे क्या है ये, वहां क्या गए कहने के लिए टीएमसी वाले कहे कि फर्जी मतदाता इंक्लूड मत करो, और वहां जो क्या कहते हैं निकाल रहा है अब बिहार में, उसका इशू ही नहीं उठा है, और आकर के बाहर में ये कर रहा है। वो पहले ही मिला, अच्छा उसको कैसे टाइम मिल गया? ये लोग जो है बिहार में जो इतना क्या कहते हैं सामने इलेक्शन है और इशू इतना ज्वलंत है, उनसे मिल नहीं रहा है, और उनको कल्याण बनर्जी को मौका मिल गया। ये सब बी टीम है। आपको आप लोग बेकार में अपना टाइम खराब करते हैं इनके पीछे, इनको एक्सपोज करिए। और ये जो है कांग्रेस और ये अनिल जी उनकी बात अगर आप नहीं सुनते तभी आप एक्सपोज नहीं कर रहे होते, इसलिए तो उनकी बात को लेके आ रहा हूँ। अरे क्या, मैं तो जब से ये आया उनका SIR का, SIR क्या है? ये डॉक्यूमेंट ऐलान है, और आप इसको और आगे एक्सटेंड करिए। मैं आपको कहूंगा कि इसको एक्सटेंड करिए। मोदी ब्रांड फेल हो गया, अब बीजेपी नहीं चल सकती बीजेपी में, अब वोटर को ही काट दो। अब जो है अब नहीं, इसका मतलब हो गया है कि मोदी ब्रांड फेल है। अब वो प्रचार कुर्सियां खाली रहती हैं बिहार में, तो अब मोदी से वोट नहीं मिलने वाला है, तो वोटर को ही रिजेक्ट। किसी ने कहा ना कि जनता को ही, रविकांत जी ने, कि जनता नहीं, मतलब हम नहीं, जनता को ही हम रिजेक्ट करते हैं। मतलब सरकार, मतलब गवर्नमेंट चुनती है सरकार को, अब ये जनता को चुनेगी सरकार, ये है स्थिति। अरे पूरा डिक्टेटरशिप की तरफ पूरा सारा मामला जा रहा है। और ये जो है सो क्या कहते हैं कीर्तन कर रहे हैं हमारे विपक्षी पार्टियां। कुछ नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं। मैं तो रोज संपर्क में हूं अपने इलाके का, वहां कोई कुछ नहीं, बेचारे इधर से उधर घूम रहे हैं। और ये चुनाव आयोग वाले जुलूस निकाल रहे हैं कि जागरूकता अभियान, विशेष पुनरीक्षण अभियान का बैनर लेकर के औरतों का तीन चार फोटो मैंने अभी देखा, चुनाव आयोग के ये पे अपलोड किया हुआ है। वो जुलूस निकाल रहा है और ये लोग घर में बैठा हुआ है, और यहीं से क्या कहते हैं बोल रहा है कैसे नहीं वैसे नहीं। अरे ये ऐसे वैसे से नहीं है, लोगों को अपने राइट वक्त आ गया है। अब मैं आपको देर लगने की जरूरत नहीं, हमारी और आपकी मियाद भी जो है चिल्लाने की है वो बहुत कम दिनों की है। क्योंकि अगर ये बिहार इलेक्शन अगर इस तरह से अगर इन्होंने जीत लिया
तो इसके बाद कुछ यूट्यूब और इस सब का कुछ नहीं चलेगा। उसके बाद ही निशाना उसका इंतजाम वो कर रहे हैं। ये है मोदी ब्रांड फेल हो गया, ऑपरेशन सिंदूर का कोई असर नहीं है, बिहार इलेक्शन हारा हुआ है। उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि ये बात वो मार्च में नहीं कर सकते थे? लेकिन ये एसओएस किसने किया इतनी तेजी से? क्यों? ये कौन उनको बोला कि जल्दी जल्दी करो? वो जान गया कि अब जितना नहीं है, अब जो है वोटर में ही मैनिपुलेट कर दो, और उसमें जोड़ने से काम नहीं चलेगा, अब घटा दो। अब अभी तक होता था कि जोड़ने का, अब विपक्ष क्या कहेगी? फर्जी मतदाता, पूरे मतदाता को ही फर्जी बना रहा है 2003 के बाद का। उसके बाद आपको कौन सी फर्जी और गैर फर्जी? अब तो आप लड़िए इसके लिए कि हम मतदाता रह जाएं। अब वोटिंग राइट के लिए, सही कहा रविकांत जी ने, जो वोटिंग राइट के लिए मतलब डिकेड्स लड़ना पड़ा ब्रिटेन के महिलाओं को, गरीब लोगों को, अमेरिका के लोगों को, काले लोगों को, वो सब एक झटके में हमारे संविधान निर्माताओं ने दे दिया कि कोई नहीं, न पैसा चाहिए, न उसको क्या कहते हैं शिक्षा चाहिए, वो देश का नागरिक है और नागरिक हम मान के चल रहे हैं। उसके लिए वो पुनर्निरीक्षण नहीं करवाया था कि हिंदुस्तान में कौन आदमी पाकिस्तानी है, कौन आदमी चीनी है। सब लोग जो थे कहा वी द पीपुल, मतलब जो भी 1947 में है यहाँ, वो सब वी द पीपुल है। वो ऐसा यहाँ उल्टा में कह रहा है कि अब वो नहीं, जो पीपल को हम सेलेक्ट करेंगे वही वी है, बाकी सब जो है अदर है। ये अदराइजेशन का मसला है, इसीलिए चिल्ला रहा है ये क्या कहते हैं समाजवाद, नमाजवाद, क्या क्या एकदम पूरा लगा हुआ। और वो बोल रहा है कि सेकुलरिज्म और ये सब मिला जुला मामला है। आप एक ऐसे ये जो ऐलान है ना, महाराष्ट्र वाला जो है कहता था ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो वो अंगड़ाई बीजेपी की थी। अब अगली लड़ाई जो है लोकतंत्र के साथ जो उनका मुठभेड़ है वो है बिहार में, और उसकी अंगड़ाई आप देख चुके हैं महाराष्ट्र में। अभी आप बताइए 2003 का डिटेल्स डाल दिया, और वही डिमांड कर रहा है महाराष्ट्र के लिए। कांग्रेस डिमांड कर रही है राहुल गांधी कि डिजिटल फॉर्म में डालो, वो उसको डाल नहीं रहा है। 2003 वाला उसको मिल गया और ये उसको नहीं मिल रहा है, और आदमी नहीं है इसके पास। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इशू है। एकदम नहीं, कोई कंसेशन मत दीजिए विपक्ष को। हम लोग आज इस दुर्गति को इसीलिए आए हैं कि ये विपक्ष नकारा है, और ये उनके साथ ये क्या कहते हैं सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ये गपशप से होता है क्या? छोड़ दीजिए। मैं जरा ज्यादा क्या कहते हैं इमोशनल हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, आप अपनी बात आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष को यहाँ मजबूती के साथ लड़ना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा काम है दोनों पक्षों को सामने लाना, जो हो रहा है वो भी बताना, और जो नहीं हो रहा है और कैसे होना चाहिए उसको भी रखना। उसमें आप की महती भूमिका है अनिल जी, और बहुत सही बात आप कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए यहाँ? आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना टीएमसी के सांसद की बाइट भी, बयान भी सुना आपने सुना राजद के सांसद का, यानी मनोज सिन्हा को भी सुना, मनोज झा को भी सुना आपने, और आपने सुना तेजस्वी यादव को भी। लेकिन बात सिर्फ बयानबाजियों से तो नहीं है ना। बात जो है वो है जो अनिल सिन्हा कह रहे हैं कि बात यहाँ पे आपको सड़कों पे दिखानी होगी। बहुत बड़ा नहीं है दफ्तर चुनाव आयोग का, बिल्डिंग अपने ऑफिस के बगल में है, आपने देखा है आईएनएस के बगल में, ज़्यादा दूर नहीं है। उसका घेराव क्यों नहीं करता चुनाव आयोग? तो चुनाव आयोग का घेराव क्यों नहीं करता विपक्ष? सीधे तौर पे अगर बोला जाए तो इतना हक तो ये डेमोक्रेसी, ये जो लोकतंत्र है वो तो देता ही है, और इतना हक हमको भी देता है कि हम ये सवाल पूछें कि विपक्ष क्यों नहीं घेराव कर रहा है। बहुत दिनों से जब आप समय मांग रहे हो, इंडिया गठबंधन ने एक साथ समय मांगा है, इंडिया गठबंधन ने समय मांगा है, बिहार के महागठबंधन ने चुनाव आयोग से समय मांगा है, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। और टीएमसी को समय मिल गया अलग से। जो आपको याद होगा कि हरियाणा का जिस समय चुनाव परिणाम आ रहा था, उस समय आपने ही टिप्पणी की थी कि राहुल गांधी जी अगर आप ऐसे ही सोते रहेंगे तो आपके हाथ से महाराष्ट्र में चला जाएगा और कुछ भी चला जाएगा, और चला गया महाराष्ट्र।
आपने ही कहा था कि इस हार की जिम्मेदारी जो है आपकी है, चूंकि आप समय पे चेते नहीं और भारतीय जनता पार्टी लूट कर ले गई चुनाव। उस पर कुछ लोगों ने बुरा भी माना था। तो कोई बुरा माने भला माने राजीव जी, हमें उस बुरे भले मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी किसी राहुल गांधी या किसी तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव के प्रति नहीं है। हमारी जिम्मेदारी पत्रकारिता के प्रति और इस देश के आवाम के प्रति है, इस देश के संविधान के प्रति, जिसके हमें किसके होल्डर है। चौथा खंबा कहा जाता है, हालांकि वो खंबा थरथरा कर गिर पड़ा है, लेकिन फिर भी जो उस खंबे की कुछ ईंटें बची हुई हैं, उन ईंटों में से एक हम भी है, भले ही वो खंबा ढह रहा हो। तो इसलिए हमारी जो जिम्मेदारी है वो इस संविधान के प्रति, और इस संविधान बचा है इसलिए राहुल गांधी अगर संविधान दिखा रहे हैं तो संविधान दिखाने से बात होने वाली नहीं है। और इसलिए राजीव जी, आपको याद होगा कल मैंने भी ये बात कही थी कि ये विपक्ष क्या कर रहा है, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियों से काम चलने वाला नहीं है। आपने हरियाणा के बाद कह दिया कि हम इसको नहीं मानते, चुनाव को परिणाम को नहीं मानते। मत मानिए, आप किया क्या आपने उसको न मानने के बाद? आखिर उस दिशा में आपने क्या आगे प्रगति हुई? आपने चुनाव परिणाम नहीं माना, नतीजा उसका क्या हुआ? और आपने महाराष्ट्र में देख लिया, महाराष्ट्र में आपको नहीं दिया जाएगा, तो अब अगर बिहार भी लूट के ले लिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए इस विपक्ष की जिम्मेदारी, और निश्चित तौर पर कल मैंने कहा भी था कि इस विपक्ष को चुनाव आयोग पर जाकर घेरा डालना चाहिए। और नारा जो होता था समाजवादियों का पहले कि घेरा डालो, वो करना पड़ेगा। विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। राजीव जी, इस देश के अंदर विपक्ष के तमाम आंदोलन देश ने देखे हैं। खुद बीजेपी जो थी आंदोलन करती रहती थी। आपको याद होगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले यही अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बैलगाड़ी पर बैठकर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे कि सेना में। तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो आज हमारा विपक्ष वो क्या कर रहा है? दिल्ली में राजीव जी झुग्गियां झोपड़ी गिराई जा रही है, सैकड़ों परिवार उजाड़े जा रहे हैं, हजारों झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जानी है। हमारा विपक्ष कहाँ है? जिनको मुख्यमंत्री बनना था, जो घूमते फिर रहे थे मीडिया को मैनेज करते हुए, वो लोग कहाँ हैं? क्यों सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन दिखाई नहीं पड़ रहा दिल्ली में? यानी गरीब जो है वो पिसता रहेगा और सरकार पीसती रहेगी, उसके लिए विपक्ष भी खड़ा नहीं होगा। तो ये सवाल इस विपक्ष से भी है कि आखिर आप क्या है? मतलब सिर्फ सत्ता में आने के लिए आप विपक्ष हैं? विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं है? तो इस विपक्ष से भी सवाल है निश्चित तौर पर, और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग फिर कहेंगे राजीव जी कि बिहार का चुनाव अगर ईमानदारी के साथ इस विपक्ष को लड़ना है तो सबसे पहले इस चुनाव आयोग को ठीक करना पड़ेगा। चुनाव आयोग बिल्कुल खुलकर भारतीय जनता पार्टी का एकदम एक तरह से कहा जाए ताबेदार बन गया है। ये बात साफ तौर पे है। इसके लिए चुनाव आयोग हमको फांसी देना चाहे तो फांसी दे सकता है हमको, हम तैयार हैं। चुनाव आयोग के पास अगर ये शक्तियां हैं तो उसके लिए हमको फांसी दे सकता है, बिल्कुल दे दे। लेकिन हम ये बात कहते रहेंगे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन गया है और उसी तरीके से काम कर रहा है। तो इसलिए इस देश को बचाने की जिम्मेदारी, इस देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पे हमारी भी है, विपक्ष की भी है, और इसको ठीक करना पड़ेगा। वरना ये देश गया, जहां भी जाना है उसको वहां जाएगा और किसी तरीके से बचाया नहीं जा सकता। देश अगर बचाना है, लोकसभा का चुनाव निकल चुका, ठीक है, 240 पे भारतीय जनता पार्टी को समझ दिया गया, लेकिन 240 के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी वो सब कर ले रही है जो 400 के नारे देने के बाद वो करना चाहती थी, तो फिर 240 का विपक्ष का क्या मतलब है? तो आप 240 हैं, ताकत है आपके अंदर से बहुत सी बातें होती रहती है। कौन किससे मिला हुआ है, ठीक है, कौन किससे मिला हो सकता है, उस पर हम चर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि एक तरीके के आरोप हो जाते हैं। कौन किससे मिला हुआ, वो आरोप हम लगाना नहीं चाहते। हम तो सिर्फ सीधी सी बात ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष अगर है तो विपक्ष की भूमिका अदा कीजिए, और देश के चुनावी तंत्र में अगर गड़बड़ियां हो रही हैं तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी विपक्षी है। आंदोलन विपक्ष का करना कर्तव्य है, वो होने चाहिए, जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रशांत जी, क्या सचमुच विपक्ष सोया हुआ है या विपक्ष कुछ काम कर रहा है? सोया जगने की बात तो है राजीव जी, लेकिन जो अनिल सिन्हा जी का ऑब्जर्वेशन है वो एकदम सटीक है कि बिहार में ये हो रहा है, और बिहार की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो मैदान में, जो प्राइमरी स्टेक होल्डर है, जो पार्टियां इससे प्रभावित होने वाली हैं, उनको आपने नहीं बुलाया, और तृणमूल कांग्रेस को बुला लिया जिनका चुनाव अगले साल। ये एक जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि चल क्या रहा है। और दूसरी बात, क्योंकि राजीव जी आप अखबार निकालते हैं और
और कई एडिशन निकालते हैं, आपको प्रिंटिंग का अंदाज है, आइडिया है। 24 तारीख को ये आदेश आता है और 30 तारीख को यानी 6 दिन में इलेक्शन कमीशन के पास करोड़ों फॉर्म है, 1 करोड़ फॉर्म बांटती है। ये कौन सा प्रिंटिंग प्रेस है भाई? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो 6 दिन में इतने फॉर्म छाप सकता है? आप बताइए राजीव जी। इसका मतलब है कि तैयारी महीनों से चल रही थी, गुपचुप तरीके से महीनों से चल रही थी। और इसकी अगर जांच की जाए, कोई खोजी पत्रकार इसकी जांच करे कि कौन सा प्रिंटिंग प्रेस है, कब उसको ऑर्डर मिले, कब उसने छापे, कब किसको दिए, उसके बंडल बनाने में और छापने में और पहुंचाने तक में लंबा समय लग जाता है। आप सोचिए कि बीएलओ तक वो फॉर्म पहुंच गए पूरे बिहार में। इलेक्शन कमीशन के पास विपक्षी पार्टियों से मिलने का समय नहीं है। और दूसरी बात, रविकांत जी ने सही कहा कि ये कि संविधान ने ये तय किया कि जनता सरकार चुनेगी। अब ये तय हो रहा है कि सरकार जनता चुन रही है कि कौन सी जनता उसको वोट देगी, कौन सी जनता को वोट देने के काबिल नहीं रखना है। विपक्षी पार्टियों को, अगर विपक्षी पार्टियां इस मामले पे इलेक्शन कमीशन को, इस प्रक्रिया को रोकने में कामयाब नहीं होती हैं, तो राजीव जी ये संविधान की लड़ाई जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा विपक्ष लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और सीपीआईएमएल, इस लड़ाई को बिहार में चुनाव शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। ये विपक्षी पार्टियों के लिए परीक्षा की घड़ी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पे आने का, सोशल मीडिया के जरिए काम करने का वक्त नहीं है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, असम में 19 लाख लोग बाहर हो गए। असम में एनआरसी जब हुआ, उस 19 लाख में जो टारगेटेड था वहां पे तब का कि अधिकांश मुसलमानों को बाहर कर दिया जाए, कैसे बच गए? कैसे 12 लाख के आसपास जो है गैर मुस्लिम और कोई 5 लाख मुस्लिम हुए। पूरे आसाम में आंदोलन की तरह छोटे छोटे वकीलों ने गली मोहल्लों में फोटोकॉपी लगा के, मशीनें लगा के, लेमिनेशन करा के कागज बनवाए हैं। वॉलंटियर्स लगे हजारों की संख्या में, गली मोहल्लों में काम हुआ, घर घर जाके फॉर्म बनाए गए, फॉर्म भरवाए गए, कागज का जुगाड़ किया गया। जिनको कंप्यूटर आता था कंप्यूटर से निकाला उन्होंने सब चीजें। बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ वहां पे, और यह आंदोलन सिविल सोसाइटी ने किया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं किया ये काम। और जो पूरा मुहिम थी मोदी सरकार की असम में, वो मुहिम विफल हो गई। अब आप देखिए उस एनआरसी के बारे में कोई बोलता नहीं, क्योंकि टारगेट तो मुसलमानों को बाहर करने का था। बिहार में यही होना चाहिए, लेकिन उसका मौका इलेक्शन कमीशन ने दिया, काम शुरू कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज के पास बड़ा नेटवर्क होता है, कार्यकर्ता होते हैं, दफ्तर होते हैं, टेलीफोन होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, कहाँ है सब? इसलिए अगर ये लड़ाई हार गए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे सड़कों पे जाए, चाहे जनता के बीच में जाए, चाहे इलेक्शन कमीशन के सामने बैठे, अगर ये लड़ाई हार गए तो संविधान को बचाने की लड़ाई हार जाएंगे।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संविधान को बचाने की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है और उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ज़रा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, ज़रा आपसे समझूं कि जो बातें यहाँ हो रही हैं, विपक्ष की भूमिका पे भी बात हो रही है, बात यहाँ पर सत्ता पक्ष की भूमिका, सत्ता पक्ष का जो एक्ट है उस पर, और सबसे बड़ी चीज़ कि चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग से समय मांगा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। तमाम विपक्षी दल जो हैं, जो इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल एक साथ मिलना चाहते हैं चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक, इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, अभी तक समय नहीं मिला है। और ऐसे में विपक्ष की भूमिका कैसे देखा जाए? ये जो पूरा मसला है, इस पर विपक्ष को एकजुट होकर के सड़क पे आना पड़ेगा। अगर बातचीत से हल नहीं होता है तो फिर वही है जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसी तरह से आपको लड़ना पड़ेगा। यहां तो जो हासिल था उस हासिल को छीना जा रहा है। ये नए अंग्रेज हैं जो ये कर रहे हैं। तो हो सकता है कि विपक्ष अभी ये इंतजार कर रहा हो कि चुनाव आयोग से कोई बातचीत हो, कोई संवाद हो, लेकिन केवल विपक्ष से भी काम नहीं चलेगा। विपक्ष के साथ उस जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरफ तो विपक्ष की अपनी सरकार सत्ता का मामला है। ठीक है, आप विपक्ष को अगर लोग चुनना चाहते हैं, एक दूसरा विकल्प चाहते हैं, तो ये उसका राइट है, डेफिनेटली है। लेकिन वो जनमानस, वो नागरिक जिनको ये अधिकार मिला है, क्या वो अपने हाथ से निकलने देंगे? लेकिन ये बिल्कुल तय है कि बिना लीडर के वो जनमानस नहीं खड़ा हो सकता। ये आज की तारीख में राहुल गांधी में काबिलियत है कि उनके साथ लोग खड़े होंगे अगर वो आए तो। ये लालू प्रसाद यादव में काबिलियत, यहां तक कि तेजस्वी में वो चीजें दिखती हैं। तो आपको आना तो पड़ेगा ही। चुनाव आयोग आपको आखिरी तक समय नहीं देगा, लेकिन ठीक है, आप उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना रहे हैं, अपनी बात को आप लेकर के आ रहे हैं मीडिया के जरिए। लेकिन यहां अब सीधे तौर पर खेलना ही होगा कि एक दूसरी आजादी का सवाल है। ये लोगों के राजनीतिक अधिकारों को पहले उन्होंने आर्थिक अधिकार छीन लिए। लोगों को उन्होंने 5 किलो राशन पर लाकर के खड़ा कर दिया। एक आज्ञा पालक समाज उनको बनाना था। तो लोग खामोश हो जाएं। चूंकि आर्थिक रूप से अब लोग कमजोर हो चुके हैं, तो उन्हें तो केवल 5 किलो राशन चाहिए। अगर ये हम इसी को मान लें, हालांकि मैं इस बात को पूरे तरीके से नहीं मानता, लेकिन एक तबका तो है ही जो ये सोचता है कि कौन नृप होए हमें कहानी जी, हमारी जिंदगी तो ऐसे ही चल रही है। तो ये काम विपक्ष का है कि वो चेतना पैदा करे, वो लोगों को ये एहसास कराए कि ये जो वोटिंग राइट उनको मिला था, जिसे कभी बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होगा। अब राजा कोई भी हो सकता है, कोई भी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। जो नरेंद्र मोदी खुद ये कहकर के आए कि वो चाय बेचते थे, वो बात अलग है कि वो कौन सी रेलवे स्टेशन थी, वो कब बनी, ये सारे सवाल बेमानी है अब उसके आगे। लेकिन चाय इसलिए क्योंकि चाय के नुक्कड़ पर ढेर सारी बहसें होती है, पॉलिटिकल बहसें होती। तो साहब वहां मोदी जी बहस के केंद्र में हो। लेकिन जब लोकतंत्र चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकता है, तो ये चाय वाला क्या कर रहा है? ये चाय वाला तो लोगों का रोजगार पहले छीन चुका है, अब उनका नागरिक अधिकार भी छीन रहा है। क्योंकि अब मैं ये नहीं मान करके चल रहा हूं कि ये चुनाव आयोग कर रहा है। मैंने कहा ना कि चुनाव आयोग को जो आदेश मिला है वो कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को सरकार ने चुना। अब ये TN शेषन
कि आप उम्मीद कर लेंगे कि सबके भीतर आत्मा आ जाएगी, तो संभव नहीं है। इस समय आत्मा मर चुकी है लोगों। इस समय जो लोग बैठे हैं, जो हुक्म मेरे आका, जो आप कहें, तुम अगर दिन को रात कहो रात कहेंगे, ये चल रहा है। वो शायरी सुनाते थे, अब ये जनाब है हो सकता है गीत ही सुनाने लगे। कल सवाल आएगा तो हो सकता है कि वो भी अपना लिख करके कुछ ले आए। लेकिन जनता क्या इसको सुनकर के भूल जाएगी? मैंने कहा ना कि वो आदिवासी समाज जिसने 1857 के पहले लड़ाई लड़ी, वो दलित समाज जिसे सामाजिक आजादी की लड़ाई भी लड़नी थी, राजनीतिक आजादी की भी लड़ाई लड़नी थी, दोहरी लड़ाई लड़ रहा था, क्या आज वो छोड़ देगा? उसको लीडरशिप चाहिए, नो डाउट चाहिए। लेकिन एक मिडिल क्लास इस देश में पैदा हुआ है, उसकी भी जिम्मेदारी है। हम और आप क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्टीमेटली तो विपक्ष को यह तय करना है कि साहब चुनाव के मैदान में वो कब जाएंगे। क्या इसी प्रोसेस के बाद वो चले जाएंगे तो अपनी आप गर्दन कटवाने के लिए तैयार होंगे तो ठीक है, शहीद होने के लिए तैयार। महाराष्ट्र में क्या हुआ, 2019 वाले में क्या हुआ, सोचिए अगर संविधान की लड़ाई नहीं होती तो क्या नतीजा होता है। और हिम्मत अभी भी है कि वो कहते हैं कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा देने चाहिए। जहां बहुसंख्यक आबादी इस देश की जो संविधान से प्रेम करती है, संविधान का सम्मान करती है, संविधान से ही जीना चाहती है, उस बहुसंख्यक आबादी को एक मुट्ठी भर लोग वो मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, जिन्होंने हजारों साल उस मनुस्मृति के आधार पर इस समाज को संचालित किया, वो आज भी वही करना चाहते हैं। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, राजगुरु, नेहरू, गांधी, इन सब का प्रयास सब खत्म हो जाए, इन सब की कुर्बानियां, उन सब के प्रताड़नाएं सारी लोग भूल जाएंगे? ये एहसास तो आपको कराना पड़ेगा। और राहुल गांधी में तो वो काबिलियत रही, वो शख्सियत है कि जो 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकलते हैं। क्या बिहार में इस तरह की जरूरत नहीं है? आज बिहार कितना भी गरीब स्टेट हो, लेकिन वो एक बहुत चेतना संपन्न राज्य है। और उस राज्य में जहां पर वो चेतना आई है दलितों और पिछड़ों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, कि वो अब अपनी उस आजादी को खोना नहीं चाहते। कौन तबका होगा? क्या आदिवासी खोना चाहता है? क्या दलित खोना चाहता है? क्या मुस्लिम अपनी आजादी को खोना चाहता है? जी। नहीं खोना चाहता। तो खड़ा तो वो भी होगा, लेकिन उसको जगाने की जरूरत तो पड़ेगी, उसके सामने लीडर की जरूरत तो पड़ेगी। इस देश में बगैर लीडरशिप के, राजीव जी, सीए एनआरसी का आंदोलन हो जाता है। बगैर किसी पॉलिटिकल लीडर के किसानों का आंदोलन हो जाता है। और बगैर किसी लीडरशिप के सोशल मीडिया के जरिए एससी एसटी एक्ट को जब वायलेट किया जाता है, वो आंदोलन खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं कतई ना उम्मीद नहीं, जरूरत है उसकी, मैं मानता हूं। और ये तो वोटिंग राइट का सवाल है, जिससे आप सरकार को चुनते हैं, सरकार आपके आगे झुकती है, सरकार आपके लिए नीतियां बनाती है, आपके फैसले लेती है आपके पक्ष में। क्या लोग छोड़ देंगे? क्या हार जाएंगे लड़ाई इसको? और ये तो कोई अंग्रेजों से लड़ाई नहीं है, ये तो इस देश के जो 80-20 की बात होती है, ये तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों की लड़ाई है। 40 करोड़ तो हो सकता है उतने शिक्षित हो, उनके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो, लेकिन 100 करोड़ क्या करेंगे? वो हिंदू होंगे, मुसलमान भी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े होंगे, आदिवासी होंगे, महिलाएं होंगी। क्या वो अपनी लड़ाई को छोड़ देंगे? और मैं समझता हूं कि जो दलितों के भीतर चेतना है, आदिवासियों के भीतर जो आई है चेतना, वो लड़ेगी। और इस समय तो लड़ाई सीधे सामाजिक न्याय के आंदोलन की है। बस जरूरत इस बात की है कि उसके लिए आगे आना पड़ेगा इन विपक्ष के नेताओं को,
और वो मिडिल क्लास जो जिम्मेदार है, जो चेतना संपन्न है, उसको भी खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए मैंने आपको याद दिलाया सीए एनआरसी का आंदोलन, वो महिलाएं, वो किसान, तो उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, ये लड़ाई वही है कि राजा रानी के पेट से नहीं मतपेटी से पैदा होगा। ये वो लड़ाई है कि हर नागरिक अपनी ताकत, सरकार अपनी मुट्ठी में, भारत का संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके पास वो ताकत है। वो ताकत अगर छिनेगी तो भेड़ों की तरह हाँक दिया जाएगा इस देश के लोगों, ये लोगों को समझना पड़ेगा। राजीव जी जी अनिल सिन्हा जी, लेकिन पहले वक्तव्य में आप विपक्ष की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब बिहार का हम जिक्र कर रहे हैं और 25 दिन में ये सब कुछ फाइनल करना है, और वो भी जुलाई का महीना जो जानते हैं बारिश का महीना होता है, वैसे महीने में आपको नागरिकता प्रमाणित करनी होगी और वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना होगा। क्या लगता है आपको कि ये 1 महीने में हो जाएगा? पहली बात, यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर दबाव तो है, जिस भी ढंग का हो, जितना हो, कम है ज़्यादा है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि क्या जिस खेल को चुनाव आयोग आगे बढ़ा रहा है उसमें यहाँ सफल होते हुए दिखाई देता है आपको? ये सवाल के पहले जरा खेल को थोड़ा और समझना चाहिए, मेरी राय में, इसलिए 2-3 मिनट में लूंगा उस पे। एक तो है क्या है कि जो बिहार के अलावा 5 और स्टेट्स हैं जिस पर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का चक्र चलाया गया है, जो 2026 के पहले में चुनाव में जाने वाले हैं। वो 5 स्टेट हैं, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी और असम। ये इनके पॉपुलेशन जो है ये सब मिला के करीब 40 करोड़ के आसपास है मतदाता, और 40 के मतलब मैं मोटा मोटी कह रहा हूँ 35 से 40 के बीच में, और देश में 96 टोटल अभी करोड़ मतदाता है। 40% लोगों को ये इस घेरे में है। ये स्टेट्स अपोजिशन रूल्ड है बाय एंड लार्ज, असम को छोड़ के। उसके बाद ये स्टेट्स जो है ये बॉर्डर स्टेट्स हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे सी का बॉर्डर हो या इसका बॉर्डर हो। और ये स्टेट्स हैं जहां बीजेपी की कोई ताकत कमजोर है। तो आप चुनाव आयोग का निशाना आप समझ लीजिए, ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है। अब आते हैं कि बिहार में क्या कर पाएंगे। बिहार में ऐसा है कि आपको लग रहा है कि वो जो 1 करोड़ जो मतलब इतने लोगों का 8 करोड़ फॉर्म जो ऑलरेडी बना लिया है, तो वो तैयारी तो कर ही चुका है, तैयारी छांटने की तैयारी कर चुका है। अब लोग जो देंगे सर्टिफिकेट, उसको उसके बाद उसके आधार पर रिजेक्ट करना है, और रिजेक्शन का काम होगा। और चुनाव आयोग कोई इसमें हाथ नहीं है, उसमें लोगों का रिजेक्शन होना है, उसको कोई इंक्लूजन नहीं करना है। उसने 2003 को कट ऑफ ईयर मान लिया है आर्बिट्रेरीली, और उसको चैलेंज नहीं कर। अभी आपने बरसात की बात कही, बिहार में बाढ़ आएगी, यही महीने हैं चुनाव के ठीक पहले, अभी जुलाई में आना शुरू हो जाएगा, कई जगह डूब जाएंगे, ये सीमांचल वगैरह तो एकदम डूब जाना है। तो बारिश और बाढ़ दोनों की विभीषिका आने वाली है, और ये लोग का क्या हाल होगा ये देख लीजिए। दूसरा है कि 40 करोड़ मतलब 35 करोड़ मतदाताओं में अगर 40% निकाल दिया, तो आप समझ लीजिए कि जो 85 करोड़ लोगों को जो अनाज दे रहे हैं, उसमें से ये लोग 10 करोड़ और 15 करोड़ और नीचे कर लेंगे। ये बहुत बड़ा खेल है। इस खेल को पहले तो कोशिश करिए, आप लोग बड़े अखबार के मालिक हैं, आपसे या संपादक जो भी है, आपको ये करना चाहिए कि पता करना चाहिए चुनाव आयोग से कि ये प्रक्रिया कब शुरू हुई, इसका आदेश उन्होंने कब दिया, और ये क्योंकि दिया होगा ना भाई कि छापो और इसका फॉर्मेट ये होगा, ये सब फाइनल हुआ होगा, ये कब किया चालू, ये कम से कम बना। यही है ट्रांसपेरेंसी नहीं होना, आर्बिट्रेरी ढंग से काम करना, संविधान से को बाईपास करना, यही है मॉडल। ये मॉडल है जिसको अघोषित आपातकाल हम लोग कहते हैं। इसीलिए आपातकाल के इतने किस्से चले, और आपने देखा कि हिंदुस्तान का सबसे, अब मीडिया पर तो आना ही पड़ेगा,
उसकी इजाजत आप 2 मिनट के लिए आपको देना होगा। जी जी ये बिल्कुल। जो मीडिया है जिसको कि आप कोई भी संज्ञा दे दीजिए, मैं हर संज्ञा को कमजोर समझूंगा। उस संज्ञा, क्योंकि जो गाली के अलावा और कोई संज्ञा नहीं इनके लिए फिट बैठती है, वो संज्ञा जो है मैं आप देख लीजिए कि सारे अखबार लगातार लिख रहे हैं। और कौन लिख रहा है? या तो आरएसएस का वर्कर है या बीजेपी का लीडर है। शहजाद पूनावाला तक जो है सो लेख छप रहा है उसका देश के प्रतिष्ठित अखबार में। ये है स्थिति। तो आप हम लोग कहाँ हैं? हम लोग अपने को जो है लोकेट करें कि अपनी हम लोग किधर खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, कितनी चुनौती दे सकते हैं। जरा भी आज एक लास्ट लाइन और, अर्बन नक्सल जेएनयू के क्या कहते हैं के ये जो है जेएनयू तो क्या कहता था वामपंथियों, वामियों का गढ़, वो जो चल रहा था वो क्या था? यही था कि पॉलिटिकल पार्टी जब काम नहीं करती थी तो पीयूसीएल का, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी का, क्या कहते हैं बाकी जो लोग थे जिसको सिविल सोसाइटी आप बोलते हैं, वो सब लड़ते थे। उनको पहले ही आउट कर दिया और विपक्षी पार्टियां उनके पक्ष में नहीं आई, वो पहले आउट कर दिया। अभी जो था ये चुनाव का मसला, अभी आप देखते कि जो ये सब संगठन है या एडीआर, ये सारे संगठन सक्रिय दिखाई देते, गांधीवादियों का संगठन, वो सबको पहले खत्म किया। राजघाट में पहले उसको उनका जो संस्थान है उसको ढहा दिया। ये सब था, ये सब हमले चल रहे थे लोकतंत्र पर लगातार। वो हमले और बाकी को जो जेल में डाला वो तो है ही पता आपको। ये 2014 से जो शुरू हुआ है उसी की कड़ी में है। विपक्ष इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी मेंटली तैयार दिखते हैं, लेकिन उनके पास शशि थरूर है, उनके पास चिदम्बरम है। कार्ति चिदम्बरम के बारे में छप रहा है, कोई नया वो पार्टी बनाएगा। ये जो इनके जो लोग हैं, हम लोग पिलन 2 बोलते हैं इनको, आप कहिए लीडर्स, तो वो जो है ये कौन लड़ने वाले हैं? ये राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि एक ही व्यक्ति है जिसमें कि दृष्टि दिखाई दे रही है, जज्बा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो किससे? अच्छा, कांग्रेस क्या है? कांग्रेस अभी चली गई है नॉन कोऑपरेशन के पहले के फेज में, असहयोग आंदोलन के पहले के। अर्जी डालो। नॉन कोऑपरेशन के बाद जो कांग्रेस बनी थी, जो गांधी जी ने बनाई थी कि जेल भरो और असहयोग करो, इसके पहले चलता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बहुत सारा लोग नाम है। अर्जी डालो, ये अर्जी डालो वाला जो है कांग्रेस, उसको रिवैम्प करना पड़ेगा। अर्जी डालो, सत्ता में आओ, कहीं लोकसभा में सदस्य बन जाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद बैठ जाओ। तो ये जो मॉडल है कांग्रेस को या हर पार्टी को, इसमें कांग्रेस मैंने एक मॉडल का नाम दिया, बाकी पार्टियां भी ये टीएमसी क्या कर रही है अभी? टीएमसी ने वेल आउट करने के लिए जब भी मौका आता है, कितना ट्यूनिंग जबरदस्त है। जब भी सबोटेज, हरियाणा की चर्चा हुई, इसमें आपने चर्चा की कि हरियाणा में चर्चा हुई, तो हरियाणा में इलेक्शन कमीशन पर अटैक करने के बदले टीएमसी ने कांग्रेस के लीडरशिप पर, अखिलेश वगैरह ने लीडरशिप पर अटैक करना शुरू कर दिया कि ये तो आपने समझौता नहीं किया, विपक्ष को ये नहीं किया, सब मिल के लड़ते। वो जो मेन मुद्दा था उसको डाइल्यूट कर दिया। सेम थिंग महाराष्ट्र में किया। एकदम बी टीम है, ये बी टीम को भी पहचानिए और विपक्ष की जो कमजोर, जो क्या कहते हैं, जो मेधा या कमजोर जो ऊर्जा है, उसमें भी कुछ कहिए कि चेंज आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अमलेंदु जी और प्रोफेसर रविकांत जी साथ में जुड़े थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। बहुत गंभीर, बहुत एक गंभीर मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं और बिहार को लेकर, बिहार चुनाव से पहले, और ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, बिहार से बाहर भी ये मामला निकलेगा, हो सकता है आपके घर तक पहुँचे, आप बिहार से अगर बाहर रहते हैं तब भी, और कल आपसे भी बोला जाए, पूछा जाए कि आपका इस वोटर लिस्ट में नाम क्यों रखा जाए। अगर आपके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र है, अपने पिता का, माता का प्रमाण पत्र है, तभी आप रहेंगे, वरना आप वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, यानी आपकी नागरिकता पर कहीं ना कहीं आंच आएगी। इसलिए ज़रूरी है, बहुत ही गंभीर मुद्दा जिस पे चर्चा जितनी हो वो कम है। इस बात की गंभीरता को समझिए
और आने वाले समय में इस पर और बात होगी। कंवरलाल बुधाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग आपको भी। देवेंद्र चटर्जी जी गुड नाइट आपको भी। असलम चिश्ती जी हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योति जी हैं, उमर भाई बने हुए हैं, बख्तावर साहब बने हुए हैं, मोहम्मद रावत साहब हैं, मुकीम सिद्दीकी रिजवी साहब